इस समय इस देश में ये दो विचारधाराओं का टकराव है और ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। इसलिए इस विचारधारा के टकराव को और साफ तौर पर देखना होगा। गांव से चलकर आए, कस्बों से चलकर आए मेरे लोगों, ये बात करने हम आपसे यहां इकट्ठा हुए। इस आयोजन में जो मूल चेतना है, मुझे खुशी है कि ये एक राजनीतिक दल का आयोजन नहीं है, लेकिन कई राजनीतिक दलों के लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं। तो विचारधारा का मतलब क्या होता है? राजनीति में कई बार टकराव भी आ जाता है राजनीतिक कारणों से, लेकिन विचारधारा में कभी कोई टकराव नहीं आता है। और विचारधारा इस देश में साफ तौर पर संविधान की विचारधारा केंद्र में, लेकिन संविधान खतरे में है। अब आपको लगेगा कि आप लोगों में और दूसरे लोगों में अंतर क्या है? वो बोलते हैं धर्म खतरे में है और आप कहते हैं संविधान खतरे में है। आपको लग सकता है ये बात, लेकिन खतरा पहचाना जाता है, देखा जाता है, समझाया जाता है, तो इसका मतलब वो खतरा नहीं है। खतरा असली वो है जो सामने दिखता है, जिसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खतरा दिखा कि जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियों को जलाया गया। जिन्होंने जलाया उनमें से कोई जेल में नहीं है। खतरा सामने दिखता है कि आज इस देश में शिक्षा को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है। और जिन कानूनों को बनाया गया था अपराधियों और आतंकवादियों को जेल में डालने के लिए, उन कानूनों का दुरुपयोग करके संघर्ष करने वाले छात्र, नौजवान, शिक्षक, पत्रकार जेल में डाले जा रहे हैं। आप बताओ सही बात है कि नहीं? मुकदमा इसलिए न्यायालय और पुलिस के लोगों के द्वारा एक व्यवस्था लोकतंत्र में दी गई कि किसी के साथ अन्याय होगा तो न्याय करने का काम किसका होगा? न्यायपालिका का और पुलिस का होगा। और पुलिस का काम इस समय क्या हो गया है? चंद रोज पहले हमने देखा कि जो वोट डालने जा रहा है उसके सामने पुलिस किस रूप में खड़ी हो गई। क्या इस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके से कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा जिला, वहां के लोग अगर आए हों और बताएं कि उनके जिले का कोई फर्जी मुकदमा में जेल में नहीं है, तो जरा हाथ उठाएं। मैं भी उस जिले को जानना चाहता हूं जहां लड़ने वाले लोग क्या जेल में या फर्जी मुकदमे से परेशान नहीं किए जा रहे। इसमें दोष पुलिस या न्यायपालिका का नहीं है। जिसे आपने राजा चुना है वो अपना राज अपने तरीके से चला रहा है। और कुशीनगर केवल 53 किलोमीटर दूर है, गूगल करेंगे तो पता चलेगा, जिस जगह के लोग आज वहां पहुंचकर राज चला रहे हैं। यह दीगर बात है कि मुकदमा उनके भी ऊपर हुआ था, लेकिन जब बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं तो आप भी अपना मुकदमा वापस करवा लीजिएगा। इसका भी सबक उत्तर प्रदेश में आपको मिला हुआ है। इसलिए मुकदमा अगर ऐसा हो तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि जिन कानूनों से देश को लोकतांत्रिक बनाया जाना था, उन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। संविधान यहां से खतरे में है। लोग वोट डालते हैं, संविधान मेरे लिए क्या है? कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेशुमार मुश्किलों का समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं जो इस देश के कमजोर, गरीब,
दबे कुचले मजलूम लोग थे, उनके मुश्किलों का समाधान जिस किताब ने किया उसका नाम भारत का संविधान है। लोग तो उसके पहले भी पैदा होते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने तय कर दिया कि अगर आपकी जाति अमुक है तो आप श्रेष्ठ माने जाएंगे और बाकी जो उत्पादन करने वाले श्रमिक कमेरा लोग हैं वो शूद्र कहे जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने कहा कि ये जो बंटवारा है, जिसने बांटा है, जिसने अलग किया है, कौन रास्ते पर चलेगा कौन नहीं चलेगा, जिस तालाब का पानी पशु भी पी सकता था उस तालाब का पानी कुछ जातियों के लोग मनुष्य होकर भी नहीं पी सकते थे। मूंछ रखने पर मारा जाना, घोड़ी चढ़ने पर मारा जाना, खटिया पर नहीं बैठने देना। पूर्वांचल के लोगों, क्या आपसे बेहतर कोई और जानता है क्या कि बराबर की खटिया पर अगर बैठ गए तो सामने से क्या होता था? बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बराबर की खटिया अगर किसी ने बिछाई तो उस खटिया बिछाने वाले सबसे बड़े नायक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा कि सब बराबर होंगे, एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी। इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान इस देश के लिए माना जाता है। लेकिन वोट डालने ही न दिया जाए तो बताओ क्या समझाने की जरूरत है कि संविधान खतरे में है कि नहीं? सीधे आज की बात करना मेरा मकसद है। फूले पेरियार ने कितना संघर्ष किया, जगदेव बाबू से लेकर रामस्वरूप वर्मा ने मंडल की लड़ाई में कितना संघर्ष हुआ। इस मंच का इस्तेमाल मैं इतिहास बताने में करूं तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जरूरी बात है कि वहां किताबें मिल रही हैं, किताबें पढ़िएगा। इस मंच का इस्तेमाल ये करने में होना चाहिए कि अगर आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। इसलिए मैं आपके बीच में आज की कुछ चुनौतियों को आपसे साझा करता हूं। आज फूले होते, आज छत्रपति शिवाजी महाराज होते, आज जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते? क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद आप ही जाएंगे तो आप भी किसी भ्रम, किसी छलावे में कहीं आ न जाएं, इसलिए बहुत गंभीर बातें यहां से लेकर जाइए। हम बहुत मुश्किल दौर में जा रहे हैं। अगर आज इस कारवां को रोका गया और जो लोग संविधान के कारवां को रोकना चाहते हैं वो अगर जीत गए तो ये हजारों साल से जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ाई हमारी आंखों के सामने हारी जाएगी और आने वाली पीढ़ियों की नजर में हम वो दोषी और सबसे बड़े गुनहगार साबित होंगे। बताइए सही बात है कि नहीं? हमारी आंखों के सामने जो चुनौती अगर हम वो न रोक पाए, और बताओ आप हाथ उठा करके कि जिस वोट डालने का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया, क्या वो आपके हाथ में सुरक्षित बचा है? जिस मशीन का इस्तेमाल उस मशीन के बनाने वाले नहीं करते, आपके यहां उस मशीन से वोट डाला जाता है। और अभी कुछ चुनाव हुए हैं, पता चला कि गांव वाले कह रहे हैं कि हम वोट डाले किसी और को, चला गया किसी और को, लेकिन अगले शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। बताओ संविधान कहां बचा हुआ है? मैं कल महाराष्ट्र में था और उत्तर प्रदेश के लोगों, आपके पास 2 साल है, इसलिए मैं आज की बात करने आपसे आया हूं। तमाम तरह की चीजों के नाम पर एक कार्यक्रम शुरू हुआ। एक सज्जन, बहुत सम्मानित सज्जन आए, उन्होंने कुछ ऐसा नाम ले लिया कि फलाने न होते तो संविधान दिवस न मना पाते। ये हिम्मत देखिए, मैं तो उनको प्रणाम करता हूं। ये हिम्मत होनी चाहिए, ये हिम्मत आपके भीतर होनी चाहिए कि आप भी कुशीनगर के चौराहों पर खड़े होकर कम से कम ये सच तो बोलना सीख लीजिए कि अगर बाबा साहब अंबेडकर न होते तो हम इस देश में कुशीनगर चौराहे पर सम्मान से खड़े नहीं हो पाते। केवल इतना सीखना है हमें उनसे। हमें यही सीखना
क्योंकि सच बोल पाने में भी हम डरते हैं और वो झूठ और लूट वाले लोग भी क्या क्या पाखंड फैलाने में भी परहेज नहीं करते। तो नोट लूटा जा रहा है, हमारा संविधान यहां से खतरे में है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने सरकार। याद है भोजपुरी समाज के लोगों, नाम लेने की जरूरत नहीं, वैचारिक कार्यक्रम है और आयोजन करने वालों में बहुत सारे तो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं। मैं तो हिम्मत को दाद देता हूं। अवधेश जी भाषण भी दे दिए आकर के। भाई ऐसे दिलेर लोगों के लिए आप लोगों को जोरदार ताली बजानी चाहिए, जिन्होंने नौकरी की परवाह नहीं की। चंद्रभूषण जी बैठे हुए हैं, जब ये नौकरी छोड़े तब मैं नौकरी में था और मैं बहुत दिनों से जानता पढ़ता हूं पुराने लोगों को, मंडल की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। मुझे लगा कि इतना भावना में नहीं बहना चाहिए, इनको नौकरी करनी चाहिए, उसके साथ समाज का काम होना चाहिए। लेकिन ये नौकरी करने वाला हर शख्स जानता है आज की तारीख में या तो पेट पूजा हो सकती है या समाज पूजा हो सकती है। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ करके समाज के काम में आगे बढ़ने का काम किया। और हम जो खड़े हैं आपके सामने, हमने नौकरी कुर्बान कर दी, क्योंकि हमारे सामने शर्त रखी गई थी कि चुप हो जाओ। मैं तो वैसे ही, अभी हमारे सम्मानित लोगों ने कहा भी, डॉक्टर अंबेडकर भी पढ़े लिखे थे और जितने नौजवान आए हैं मैं उनको भी कहना चाहूंगा, जब तक पढ़ाई पूरी न हो जाए अपने पैर पर खड़े मत हो जाना, तब तक कोई समाज बदलने के काम में आप आगे मत आना। अभी अपने पहली पीढ़ी के लोगों को कहो कि आप आगे आगे काम करो। जब आपका पैर मजबूत रहेगा तो आप अपने समाज को बचाने की लड़ाई को आगे ले चलेंगे, लेकिन तब तक अपने विचारधारा से जुड़े जरूर रहना।